अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुसव्विर हुसैन। सो आज हम चैप्टर नंबर 7 सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक क्विक रिव्यू लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास के अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं। उसकी डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड इट इज़ सेड टू डिस्क्राइब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कि अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ के अंदर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है तो उस बॉडी की मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। उसके बाद हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एनालाइज करने के लिए कुछ हमने टूल्स डिस्कस किए थे। हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था। जिस तरह से लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है इसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है, ठीक है। तो हमने उसको डिस्कस किया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर कोई बॉडी मिसाल के तौर पर इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, इस पॉइंट को हम बी नाम दे लेते हैं। अगर कोई बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रही है तो यहाँ से यहाँ तक मूव जो इसने किया है, अगर हम इसको मेजर करें कि इसने कितना मूव किया है, ठीक है, उस मेजरमेंट को हम क्या कह रहे थे, आर्क लेंथ, ठीक है। हमने उसको क्या कहा था, आर्क लेंथ। उसके बाद हमने कहा था कि किसी भी सर्किल के सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक के फासले को हम क्या कहते हैं, रेडियस, ठीक है। और जो एंगल ये बॉडी बना रही होती है एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, ए से जब बॉडी बी पॉइंट की तरफ मूव कर रही है तो जो एंगल क्रिएट कर रही है उस एंगल को हमने क्या कहा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि आर्क लेंथ जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या थीटा, क्योंकि जितना बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल पे उतना बड़ा एंगल बनाएगी। मिसाल के तौर पे एक बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है तो लाजमी है कि इस केस के अंदर एंगल जो है वो बड़ा बनेगा, ठीक है। तो हम जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। इस केस के अंदर हमने कांस्टेंट क्या लगाया था, आर। उसके बाद हमने इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया और हमने थीटा की वैल्यू निकाली थी, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। एस क्या है, आर्क लेंथ है, आर क्या है, रेडियस है। अगर हम आर्क लेंथ और रेडियस को मेजर कर लें और उसका रेशो मालूम कर लें तो हम थीटा मालूम कर सकते हैं, एंगल मालूम कर सकते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उस बॉडी का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने दो यूनिट्स डिस्कस किए थे। एक तो हम यूज़ करते हैं डिग्रीज, ठीक है, हम डिग्रीज यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली। लेकिन एक दूसरा यूनिट भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने कल डिस्कस किया जो कि बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा होता है, रेडियंस। इस इक्वेशन से हमने कहा था कि थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। इस इक्वेशन से जो हमें एंगल मिलता है वो रेडियंस में मिलता है, डिग्रीज में नहीं मिलता, ठीक है। तो अब रेडियन होता क्या है, ठीक है, उसको हमने समझा था कल कि रेडियन क्या होता है। कि 1 रेडियन की डेफिनेशन, जैसे 1 डिग्रीज की हमने डेफिनेशन कल डिस्कस की थी कि 1 डिग्री क्या होता है, फिर हम रेडियन को समझ लेते हैं कि 1 रेडियन क्या होता है। 1 डिग्री क्या होता है, अगर हम एक सर्किल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, मिसाल के तौर पे इस तरह से इसके इक्वल पार्ट्स करते जाएं और 360 पार्ट्स क्रिएट करें तो एक पार्ट का जो एंगल बनेगा किसी भी एक पार्ट का वो क्या होगा, 1 डिग्री होगा, ठीक है। और रेडियन, 1 रेडियन की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि जब आर्क लेंथ जो है और रेडियस जो है सर्किल का वो दोनों इक्वल हो जाएं तो उस वक्त सेंटर पर जो एंगल बन रहा होगा वो 1 रेडियन होगा, ठीक है। When arc length is equal to radius of the circle, the angle that is made on the center of the circle is 1 radian। ये हमने 1 रेडियन की डेफिनेशन पढ़ी थी, राइट। उसके बाद हमने रेडियन को डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी। और पाई क्या होता है हमने सबसे पहले तो उसको डिस्कस किया था, क्योंकि रेडियंस को डिफाइन करने के लिए हम ज़्यादातर जो है वो रेडियन में एंगल डिफाइन करने के लिए पाई को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। हमने कहा था कि पाई क्या होता है, लेट मी क्लियर दिस। था कि पाई क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पर यहाँ से हम शुरू हों और आर्क लेंथ या जो हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल पे वो हाफ सर्किल तक से यहाँ तक ए पॉइंट से ई पॉइंट तक, ठीक है,
से यहाँ तक जब हम मूव कर रहे हैं तो जो हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उसको हमने क्या कहा था, दिस इज आर्क लेंथ, उसको हम एस से शो कर रहे थे। उसको अगर हम डिवाइड कर दें यहाँ से यहाँ तक की आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड करते हैं। अब आपको पता है ए और बी पॉइंट्स के दरमियान में जो एंगल है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, वो कितना है, आपने पढ़ा हुआ है कि डिग्रीज में कितना होगा, हाफ सर्किल का एंगल कितना होता है, 180 डिग्रीज, राइट। और रेडियंस में हमें कहाँ कैसे एंगल मिलता है, इस इक्वेशन से मिलता है। तो जब आप आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इस आर्क लेंथ को ए से बी तक आर्क लेंथ जो है वो आप मेजर करेंगे और इस सर्किल का रेडियस मेजर करेंगे। जब उसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको एंगल मिलेगा 3.142, ठीक है। इस 3.142 और भी आगे और ज़्यादा डिजिट्स होंगे, ठीक है, ये चलता जाएगा आगे। अब ये जो 3.142 था और आगे भी बहुत सारे डिजिट्स हैं, इसको बार बार लिखना जो है वो इनकन्वीनियंट होता है, इसलिए हमने इसको एक मैथमेटिकल साइन से शो किया था, पाए से, ठीक है। पाए जो है वो एक ग्रीक लेटर है जिससे हमने इस वैल्यू को एसोसिएट किया था। एक ऐसा पाए जो है वो वेरिएबल है जो एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होगी, 3.142। जहाँ पर भी पाए होगा उसका मतलब होगा कि 3.142 रेडियंस, ठीक है। या फिर अब क्योंकि देखें पाई भी जो है वो रेडियन एंगल की वैल्यू है, ठीक है। थीटा रेडियन जो है वो एंगल का यूनिट है, डिग्रीज भी एंगल का यूनिट है। तो पाए जो है वो अगर हम डिग्रीज में देखें, जब एंगल जो है वो पाए बन रहा है, पाए का मतलब क्या है, 3.142 रेडियंस बन रहा है, उस वक्त डिग्रीज में एंगल कितना होता है, 180 डिग्रीज। तो हमने डिफाइन किया था कि पाए जो है, पाए रेडियन जो है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। इस इक्वेशन को यूज़ करके आप पाए और डिग्रीज के दरमियान में इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपसे पूछा जाए कि 1 रेडियन कितने डिग्रीज के इक्वल होगा, तो आप दोनों साइड इक्वेशन के पाए से जो है वो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पाए पाए में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 रेडियन बचेगा। तो यहाँ पर पाए की आप वैल्यू पुट करेंगे, हमने पाए की वैल्यू ऊपर क्या डिफाइन की थी, 3.142। तो जब आप पाए की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 180 को उस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 रेडियंस के अंदर कितनी डिग्रीज होती हैं, ठीक है। हमने ये भी डिस्कस किया था, ठीक है, हमने पाई को डिफाइन किया था कि इट इज़ द एंगल इन रेडियंस कैन बी मेजर्ड बाय डिवाइडिंग एस बाय आर, ठीक है। द रेशियो ऑफ एस एंड आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमने ये भी डिस्कस किया था कि सर्किल छोटा हो या बड़ा हो, इस आर्क लेंथ और रेडियस का रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऐसा क्यों होता है, हमने ये भी डिस्कस किया था, क्योंकि अगर हम सर्किल मिसाल के तौर पे छोटा ड्रॉ कर रहे हैं, उसका भी एस अपॉन आर का रेशियो सेम रहेगा। ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि अगर इसका एस कम होगा, मिसाल के तौर पे अब यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या सेम एंगल बनाने के लिए मुझे कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब मैं डिस्टेंस कम कवर कर रहा हूँ तो देखें सर्किल का रेडियस भी तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया ना, क्योंकि हमने सर्किल छोटा ड्रॉ किया था। तो अगर ये डिस्टेंस कम हो रहा है तो रेडियस भी तो कम हो रहा है, तो जितना डिस्टेंस कम हो रहा है उतना ही रेडियस कम हो रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस और रेडियस का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर मिसाल के तौर पर आप रेडियस को हाफ कर देते हैं तो ए से बी तक जाने के लिए या सेम एंगल बनाने के लिए आपको डिस्टेंस भी हाफ ट्रेवल करना पड़ेगा, आर्क लेंथ आपकी हाफ हो जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से हमने कहा था कि एस अपॉन आर या एस और आर का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। उनकी वैल्यूज कुछ भी हो, कोई भी सर्किल हो, उसके अंदर एस और आर का रेशियो जो है अगर एंगल सेम है, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ द एंगल इज सेम, ये नेसेसरी कंडीशन। अगर एंगल चेंज होगा तो ऑब्वियसली एस अपॉन आर का रेशियो चेंज होगा, क्योंकि एस अपॉन आर का जो रेशियो है वो एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर हमने लिखा है इस इक्वेशन में, राइट। तो उसके बाद हमने क्या कहा था कि पाए क्या है, ये रेशियो है एस अपॉन आर का जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हो, 180 डिग्रीज हो, जब एंगल जो है वो 180 डिग्रीज बन रहा हो। और एस अपॉन आर का रेशियो हमें एंगल कौन से यूनिट में दे रहा होता है, रेडियन में दे रहा होता है, ठीक है। तो हमें रेडियंस में एंगल पता चल जाएगा कि जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिग्रीज में 180 डिग्रीज होता है तो रेडियन में कितना होता है, वो हमने कल कैलकुलेट किया था, कितना होता है 3.142। और ये नंबर जो है वो चलता जाता है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल नंबर्स की डिस्कशन जो है वो आप मैथ्स में पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, बल्कि आपने सेट वाले चैप्टर के अंदर मैथ्स में पढ़ा होगा कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है।
तो ये क्योंकि एक इरेशनल नंबर है तो हर दफ़ा इसको कैलकुलेशन में लिखना मुश्किल होता है, इसलिए हमने इसको एक ग्रीक लेटर से शो कर लिया इस नंबर को, जिसको हमने क्या कहा था, पाई। उसके बाद हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का जस्ट इंट्रोडक्शन लिया था, उसको डिस्कस नहीं किया था, आज उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को भी हमने डिस्कस नहीं किया था डिटेल में, आज उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको मैंने कहा था जब भी एक बॉडी सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इवन अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन में ये लिखा था कि वो बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगी। हमने ये नहीं लिखा था कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्यों नहीं मूव कर सकती? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी जो है उसको हम उसका मैग्नीट्यूड चेंज करके भी चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज करके भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज। सी पॉइंट पर दोबारा वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। और थ्रू आउट दी सर्किल बॉडी जो है वो एक कर्व पाथ में जा रही है, एक लीनियर पाथ में नहीं जा रही। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हमने डिस्कस किया था कि लाजमी है बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है, क्योंकि हमने कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन इस बॉडी के अंदर है, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रही है, इस एक्सेलरेशन को हमने एक पर्टिकुलर नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों नाम दिया था? वो इस वजह से दिया था क्योंकि ये जो वेलोसिटी पैदा हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ, ये जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से पैदा हो रही है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होती है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, देखें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है, उस एक्सेलरेशन को हमने क्या कहा था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी एक एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में हमने कुछ ऐड किया है। कौन सी चेंज इन वेलोसिटी? वो चेंज इन वेलोसिटी दैट इज एसोसिएटेड विद द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। के अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होती है, उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, राइट। हमने ये भी डिस्कस किया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा क्यों होती है। लाजमी है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि एक्सेलरेशन तभी पैदा होती है जब कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही हो, राइट। तो अच्छा, अब लाजमी है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना है, तो लाजमी है कि कोई ना कोई फोर्स हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्शन चेंज करनी है मतलब एक्सेलरेशन पैदा करनी है, तो वो एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए कोई ना कोई अनबैलेंस फोर्स इस बॉडी पे ज़रूर लग रही होगी। वो अनबैलेंस फोर्स क्या होती है, ठीक है, जो इस बॉडी को इस सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए नेसेसरी है। अगर वो फोर्स ना हो तो ये बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगी, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगी। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि जब आप एक पत्थर को मिसाल के तौर पर हाथ से घुमा रहे हैं, ठीक है, एक पत्थर को आपने रस्सी से बांधकर घुमाया है, ठीक है, अगर आप वो रस्सी छोड़ दें, उस पत्थर को घुमाते हुए वो रस्सी छोड़ दें, जिस मोमेंट पे आप वो रस्सी छोड़ देंगे, ठीक है, वो पत्थर स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करना शुरू हो जाएगा। वो पत्थर घूमता नहीं रहेगा, कर्व पाथ को फॉलो नहीं करेगा। जिस मोमेंट पे आप उसके ऊपर फोर्स लगाना छोड़ेंगे अपने हाथ की, उसी वक्त वो जो है स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगा, राइट। तो ये जो आप हाथ से उस पत्थर को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए फोर्स लगा रहे होते हैं, ये आप इनवर्ट डायरेक्शन के अंदर लगा रहे होते हैं, और इस फोर्स का पर्टिकुलर हमने नाम दिया है, क्या दिया है? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए फोर्स दैट मेक्स ए बॉडी फॉलो ए कर्व पाथ, क्योंकि एक बॉडी की कंटिन्यूअसली हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं वेलोसिटी की, ठीक है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो लाजमी है कि एक्सेलरेशन पैदा कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए कोई ना कोई फोर्स रिक्वायर्ड है, और ये फोर्स जो हम लगा रहे हैं ये हम वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है।
अब क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगी। तो ये फोर्स जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है और वेलोसिटी से हमेशा परपेंडिकुलर रहती है और बॉडी को सर्कुलर पाथ में या कर्व पाथ में मूव करवाती है, इस फोर्स को हम क्या कह रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? नीचे लिखा हुआ है कि इट्स डायरेक्शन, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी एंड टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट ऑफ द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द पाथ। ठीक है, हमेशा इसकी जो डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अगर मिसाल के तौर पे बॉडी कंप्लीट सर्कुलर पाथ में मूव नहीं भी कर रही, मिसाल के तौर पे एक बॉडी की मोशन इस तरह की भी, तो इस कर्वेचर को अगर हम पूरा करें, एक सर्किल बनाएं, तो इस सर्किल का जो सेंटर होता है वो उस कर्व का, इस कर्व का जो यहाँ से यहाँ तक था, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो ये फोर्स जो है वो हमेशा उस सेंटर की तरफ एक्ट कर रही होती है। ठीक है, इसी फोर्स की वजह से वो बॉडी कर्व पाथ फॉलो करती है। अगर ये फोर्स ना हो तो बॉडी जो है वो कर्व पाथ के अंदर नहीं रह सकती, बॉडी हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है। क्यों? क्योंकि हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंदर ये डिस्कस किया था कि जब भी एक बॉडी जो रेस्ट में है, ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है और उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही तो वो हमेशा मोशन में रहेगी। और कौन सी मोशन में रहेगी? लीनियर स्ट्रेट लाइन के अंदर वो मूव करती रहेगी। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। अब लाजमी है कि एक बॉडी को जब स्ट्रेट लाइन में हम चाह रहे हैं कि वो मूव ना करे, कर्व पाथ के अंदर मूव करे, तो हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। उस फोर्स को हमने डिफाइन किया था कि वो क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, उसी एक्सेलरेशन को हमने क्या कह रहे हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती। ठीक है, और सिर्फ डायरेक्शन की तब्दीली की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होती है वो क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमेशा जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रही हो, ठीक है, या अनबैलेंस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, क्योंकि फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हम परपेंडिकुलरली लगा रहे हैं। और दूसरी बात क्या लिखी हुई है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा किस तरफ होती है? टुवर्ड्स सेंटर होती है। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखें, v1 मिसाल के तौर पर जब पॉइंट यहाँ, जब बॉडी इस पॉइंट A पर थी तो उसकी वेलोसिटी मिसाल के तौर पे v1 थी। जब मिसाल अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, देखें मैंने आपको कल भी बताया था कि हम जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एनालाइज करना सीख रहे हैं, उस मोशन को पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उस बॉडी की मोशन को जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो। ठीक है, फिर उसकी हम कुछ एप्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे। हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस नहीं कर रहे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? हमेशा कांस्टेंट होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन ये है कि उसके अंदर उसकी स्पीड जो है वो क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे यहाँ पर पॉइंट A है, ठीक है, यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी जो है वो v1 है, ये इसको हम पॉइंट B नाम दे लेते हैं। यहाँ पर जो है बॉडी की वेलोसिटी v2 है। ठीक है, आपको पता है कि v1 और v2 वेक्टर्स हैं। ठीक है, वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी है तो वेक्टर्स हैं। इनका जो मैग्नीट्यूड है ये आपको पता है कि दोनों क्या होंगे? हमेशा हमेशा सेम होंगे। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कि हम सबसे पहले क्या करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, v2 को माइनस करेंगे v2 में से। अब क्योंकि v2 भी एक वेक्टर है और v1 भी एक वेक्टर है, और v2 को v1 में से हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब वेक्टर अलजेब्रा आपने अभी तक नहीं पढ़ी, आप फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर जाके वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे। तो क्योंकि आपने वेक्टर अलजेब्रा नहीं पढ़ी तो इस वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर आपकी बुक के अंदर ड्राइव नहीं करवाया हुआ। जब आप फर्स्ट ईयर क्लास की फिजिक्स पढ़ेंगे उसके अंदर भी आप ये टॉपिक दोबारा पढ़ेंगे, वहाँ पर जाके आप इसका फार्मूला, ये जो फार्मूला यहाँ नीचे लिखा हुआ है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का,
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम AC से शो करते हैं, ठीक है। और इसका फार्मूला जो लिखा हुआ है v²/r, ये यहाँ पर ड्राइव नहीं करवाया हुआ आपकी बुक में। उसका रीज़न ये है कि आपने वेक्टर अलजेब्रा अभी तक डिस्कस नहीं की, तो जब हम डिस्कस करेंगे वेक्टर अलजेब्रा तो हम इसका फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं इजीली। फार्मूला वही है एक्सेलरेशन का, देखें फार्मूला चेंज नहीं हो रहा। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला भी उसी एक्सेलरेशन के फार्मूले से निकला है जो आपने पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा v/t, ठीक है। आप फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर जाके पढ़ेंगे कि जब आप v2 को v1 में से माइनस करेंगे, इस वेक्टर को इस वेक्टर में से, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसको जब टाइम से डिवाइड करेंगे और उस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका फार्मूला ऑटोमेटिकली ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला बन जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिस वेलोसिटी से या जिस मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का लाजमी है, ठीक है, जिस स्पीड से एक बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रही है, उस स्पीड को आप क्या करेंगे, उस स्पीड के मैग्नीट्यूड को स्क्वायर करेंगे और उसको जिस रेडियस वाले सर्किल के अंदर वो बॉडी मूव कर रही है या उसका जो रेडियस है जिस सर्कुलर मोशन के अंदर वो मूव कर रही है, उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब आपने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा था कि मास टाइम्स एक्सेलरेशन इज फोर्स, ठीक है। अगर आपको एक्सेलरेशन मिल जाती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करना भी आसान है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स ही प्रोड्यूस कर रहा था। और फोर्स का फार्मूला हमने न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक क्या पढ़ा था? फोर्स इज इक्वल टू ma, ठीक है। यहाँ पर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने एक छोटा सा c लगा दिया है ताकि आपको पता चले कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। मास बॉडी का, जो बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रही है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला डिस्कस किया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? v²/r। तो अगर AC की जगह पर v²/r रख दिया जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या बन जाएगा? mv²/r, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप जो बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है उसका मास आपको पता होना चाहिए, कितनी स्पीड से सर्किल के अंदर मूव कर रही है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, उसका आप स्क्वायर करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ? उस रेडियस के साथ जिस सर्किल के अंदर वो मूव कर रही है उसके रेडियस के साथ, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्लियर हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं इनकी एप्लीकेशंस पर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ छोटी सी जो रह गई, वो क्या रह गई? आपको पता है न्यूटन के थर्ड लॉ में हमने डिस्कस किया था। देखिए न्यूटन के लॉज बार बार हम पूरी फिजिक्स के अंदर यूज़ करते रहेंगे और वहाँ पर हमने अच्छी तरह से समझ लिया था न्यूटन के लॉज को, तो मैं बार बार उन लॉज को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उनका रेफरेंस दूंगा कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, न्यूटन के सेकेंड लॉ में, न्यूटन के थर्ड लॉ में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया था? हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है, ठीक है, जो जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो एक्शन के इक्वल ही होता है और उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो टुवर्ड सेंटर एक्ट कर रही है, ठीक है, लाजमी है कि इसके रिएक्शन में कोई ना कोई दूसरी फोर्स भी होगी, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है, ठीक है, जो जिसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना इस सेंट्रीपिटल फोर्स का है, लेकिन डायरेक्शन इससे अपोजिट होगी, ठीक है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड सेंटर है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो वो फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स के होने की वजह से पैदा हो रही है या सेंट्रीपिटल फोर्स के रिएक्शन में पैदा हो रही है, उस फोर्स को भी हमने एक पर्टिकुलर नाम दिया है। क्या नाम दिया है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अवे फ्रॉम द, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या है? अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या था? टुवर्ड सेंटर, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? यहाँ पर मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज प्रोड्यूस इन रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, कि जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो उसके रिएक्शन में, यहाँ पर इस फिगर के अंदर भी दिखाया हुआ है कि ये एक बंदा जो है वो एक बॉल को जो है वो रस्सी के साथ बांध के रोटेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो स्ट्रिंग के साथ बांधी हुई है ये बॉल, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड सेंटर, ठीक है। और उसके रिएक्शन में एक दूसरी फोर्स भी होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। वो दूसरी फोर्स को हम क्या कह रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहे हैं, राइट, ठीक है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ ही हमें ये बताता है कि एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है। यहाँ पर हमने लिखा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है।
तो मैग्नीट्यूड जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी तरह से जिस तरह से हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला सेम है क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन जो है वो हमेशा, जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर होगी, सेंट्रीपिटल की बात कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होगी, ठीक है। तो अच्छा, इन कॉन्सेप्ट्स को, ये जो हमने पढ़े, लाजमी है कि कहीं ना कहीं इनकी एप्लीकेशन तो होगी, ये कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इन फोर्सेस का जब हमें पता चला तो हमने इन फोर्सेस को कुछ यूजफुल वेज में यूज़ करना शुरू कर दिया। किस तरह से यूज़ करना शुरू कर दिया, आपको पता है कि अगर आप गाड़ी पर हैं मिसाल के तौर पर, और आप बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, और जब मोड़ आता है, कोई भी टर्न आता है, तो आपको उसकी स्पीड को स्लो करना पड़ता है। क्यों स्लो करना पड़ता है? क्योंकि आप एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब भी आप सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी कर्व पाथ के अंदर मूव करे, तो हमने कहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स का होना लाजमी है, ठीक है। अगर आप गाड़ी रोड के ऊपर चला रहे हैं तो लाजमी है कि रोड और टायर्स के दरमियान में, गाड़ी के टायर्स के दरमियान में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होगी, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी जो आपकी गाड़ी के टायर्स और रोड्स के दरमियान में है, ठीक है, जब आप गाड़ी को एक कर्व पाथ के अंदर मूव करवा रहे हैं। लेकिन अगर वो कर्व पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम है, मिसाल के तौर पर जिस सर्किल के अंदर आप गाड़ी को मूव करवा रहे हैं उसका रेडियस कम है, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के हमने फार्मूले में पढ़ा, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। सेंट्रीपिटल फोर्स के हमने फार्मूले में पढ़ा कि mv²/r, इसका मतलब ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स r से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना रेडियस कम होगा, जितना आप छोटे सर्किल में किसी बॉडी को रोटेट करवाना चाह रहे हैं, उतनी फोर्स आपको सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर एक बॉडी रोड के ऊपर टर्न काट रही है और आपकी कार है जो रोड के ऊपर टर्न काट रही है, आपको ये भी पता है कि कार का मास भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स मास ज़्यादा है तो तब भी फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अगर आपकी वेलोसिटी गाड़ी की ज़्यादा है तब भी सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अगर आप रेडियस जो है, जिस कर्व के अंदर आप टर्न कर रहे हैं, उसका जो रेडियस है वो अगर कम है तब भी आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो कार के केस में जब हम टर्न काट रहे होते हैं तो ये तीनों चीज़ें जो है वो क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। मास भी ज़्यादा होता है, वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है, और रेडियस जो है वो छोटा होता है, ठीक है, जब हम एक शार्प टर्न काट रहे हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर अब सेंट्रीपिटल फोर्स हमें चाहिए, ठीक है, वरना गाड़ी जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर या कर्व पाथ के अंदर मूव नहीं कर सकती, क्योंकि हमने यहीं पर डिस्कस किया था कि एक बॉडी को कर्व पाथ में रोटेट करवाने के लिए ये फोर्स चाहिए ही चाहिए। अगर ये फोर्स आप नहीं लगा रहे तो वो कर्व पाथ के अंदर रोटेट नहीं करेगी, वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी हमेशा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बताता है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है, जो रोड, टायर, गाड़ी के टायर्स और रोड के दरमियान में होती है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में भी हमने ये डिस्कस किया था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो लिमिटेड होती है, कोई ना कोई उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, उस वैल्यू से ज़्यादा फ्रिक्शन जो है वो टायर और रोड के दरमियान में नहीं होगी। लेकिन आप टर्न काट रहे हैं, ज़्यादा स्पीड से काट रहे हैं, आपकी गाड़ी का मास ज़्यादा है, तो आपको फोर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड है। लेकिन वो फोर्स जो है, जो आपको रिक्वायर्ड है सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर वो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है, तो होगा क्या कि आपकी गाड़ी कर्व पाथ को फॉलो नहीं कर पाएगी, क्योंकि कर्व पाथ को फॉलो करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए, और उतनी ही चाहिए जितनी mv²/r वाले फार्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे। अगर आप की सेंट्रीपिटल फोर्स वो फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रही, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लाजमी है कि आपको कोई ना कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे आप उस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर सकें गाड़ी को, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड्स करते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड्स है क्या, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, कि अगर आप टर्न काट रहे हैं तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो आपके टायर्स और गाड़ी के दरमियान में, गाड़ी के टायर्स और रोड के दरमियान में होती है, वो लिमिटेड होती है, ठीक है। अगर आप एक शार्प टर्न काट रहे हैं और ज़्यादा स्पीड से काट रहे हैं
तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम पड़ जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड है कर्व पाथ फॉलो करने में। अगर अब वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम पड़ जाएगी तो आपकी बॉडी जो है वो कर्व पाथ को फॉलो नहीं कर पाएगी, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बैंकिंग ऑफ रोड यूज़ करते हैं ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके, और जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हैं वो हम आपकी गाड़ी को प्रोवाइड कर सकें। एक तरीका तो ये है कि आप जब वो टर्न काट रहे हैं तो आप अपनी वेलोसिटी को कम कर लें, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले में क्या है, mv²/r। अगर आप वेलोसिटी बहुत कम कर लेते हैं, इतनी कम कर लेते हैं कि उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो कम सेंट्रीपिटल फोर्स हैं ये तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी प्रोवाइड कर सकती है, तो आप इजीली वो टर्न काट सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो टर्न आप जो है वो ज़्यादा वेलोसिटी से काट सकें, तो उसके लिए आपको ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड्स करते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड्स होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ रोड ओवर द इनर एज। हम क्या करते हैं कि इनर एज को जो है वो हम क्या करते हैं, नीचे रखते हैं, जो रोड की आउटर एज है, ठीक है, बाहर वाली जो एज है उसको हम थोड़ा सा रेज कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। थ्रू ए सर्टेन एंगल इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ ए रोड ओवर द इनर एज थ्रू ए सर्टेन एंगल इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड। के इनर एज से आउटर एज को जो रेज करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, किसी एक सर्टेन एंगल पर हम क्या करेंगे, उसको रेस करेंगे, थोड़ा सा रेस करेंगे या ज़्यादा रेस करेंगे, डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड से वो टर्न काटना चाह रहे हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर इस फिगर के अंदर देखें, इस रोड की जो इनर एज है वो नीचे है, आउटर एज जो है वो ऊपर है, ठीक है, और इनर और आउटर एज के दरमियान में कोई ना कोई एंगल है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि रोड्स को इस तरह का बना देते हैं, उसकी इनर एज नीचे होती है और आउटर एज जो है वो ऊपर होती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं, ठीक है। अब बैंकिंग ऑफ रोड से होता क्या है, ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से बैंकिंग ऑफ रोड्स हमें रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब आपको पता है कि गाड़ी का कुछ ना कुछ वेट होगा, ठीक है, और वेट हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, mg से कैलकुलेट करते हैं, और वेट जो है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, ज़मीन की फोर्स, क्योंकि वेट हमने क्या कहा था, इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ए बॉडी, ठीक है। किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो उस बॉडी और अर्थ के दरमियान में जो फोर्स होती है, ग्रेविटेशन फोर्स, उसको हमने वेट कहा था। वो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ एक्ट कर रहा होता है। अगर एक बॉडी इस तरह से है तो इसका वेट कैसे होगा, बिल्कुल नीचे की तरफ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, mg। अब ये जो रोड रिएक्शन फोर्स लगा रहा होता है, लाजमी है, आपने पढ़ा है कि कोई भी चीज़ अगर किसी सरफेस के ऊपर पड़ी है, ठीक है, तो वो सरफेस जो है उस चीज़ के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स भी लगा रहा होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ये सरफेस जो है जो रिएक्शन फोर्स लगा सकती है वो हमेशा अपने से परपेंडिकुलर लगा सकती है, ठीक है, अपनी सरफेस से परपेंडिकुलर होती है सरफेस की, किसी भी सरफेस की रिएक्शन फोर्स, ठीक है, दूसरी डायरेक्शन में वो फोर्स नहीं लगा सकती, ठीक है। तो देखिए, वेट जो है उसकी डायरेक्शन अलग है, जो रिएक्शन फोर्स है उसकी डायरेक्शन अलग है। इसका मतलब कुछ ना कुछ वेट जो है वो इसको इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। किस तरह से वो फाइंड करेंगे कि हम वेट को डिवाइड कर देंगे उसके कंपोनेंट्स में। हम वेट के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए हुए हैं, किसी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ते हैं। मिसाल के तौर पे ये वेट है, ठीक है, ये वेट का एक कंपोनेंट होगा, इसको हम W परपेंडिकुलर कह लेते हैं, ठीक है, और एक वेट का कंपोनेंट होगा जो इस डायरेक्शन में होगा। अगर इन दो वेक्टर्स W परपेंडिकुलर और इसको हम W पैरेलल कह लेते हैं, अगर W परपेंडिकुलर और W पैरेलल को हम ऐड करें, दो वेक्टर्स हैं, हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे तो वेट ही बन जाएगा। तो ये दो वेक्टर्स क्या हैं, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये जो दो W परपेंडिकुलर और W पैरेलल जो है ये क्या है, वेट के कंपोनेंट्स निकल आए। जब वेट को, वेक्टर को हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया तो ओरिजिनल वेक्टर को रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम वेट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है।
अब ये जो वेट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये तो रिएक्शन फोर्स क्या कर रही है, इसके इस एक्शन के रिएक्शन में ये रिएक्शन फोर्स जो सरफेस की रिएक्शन फोर्स है वो उसको कैंसिल कर रही है। लेकिन ये जो वेट का पैरेलल कंपोनेंट है जो रोड से पैरेलल है, ये क्या कर रहा है, ठीक है, एक बॉडी, एक गाड़ी एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है और वेट का एक कंपोनेंट जो है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, टुवर्ड सेंटर। जिस सर्कुलर पाथ के अंदर वो गाड़ी मूव कर रही है उसके सेंटर की तरफ है, ठीक है। तो ये जो वेट का कंपोनेंट है ये भी तो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर सकता है ना, इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। अब देखें हमारे पास दो चीजें हो गई जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकती हैं इस बॉडी को इस सर्कुलर पाथ या कर्व्ड पाथ में रखने के लिए, ठीक है। एक तो चीज क्या है, फ्रिक्शन जो टायर्स और रोड्स के दरमियान में होगी, और दूसरी चीज क्या है, वेट का कंपोनेंट, ठीक है। क्योंकि वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, सरफेस का रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस से, तो वेट का एक कंपोनेंट जो है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, जब हम रोड्स को इस तरह से बना देते हैं तो वेट का एक कंपोनेंट जिसको हम वेट का पैरेलल कंपोनेंट कह रहे हैं वो एक्ट कर रहा होता है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर देता है जिसकी वजह से वो बॉडी इजीली सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर सकती है। तो अगर आप हाई स्पीड से किसी टर्न को काटना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैंकिंग ऑफ रोड्स करनी पड़ेगी, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या है कि रोड की इनर एज को हम नीचे रखते हैं और आउटर एज को हम रेस कर देते हैं किसी सर्टेन एंगल पर, ठीक है। उसके करने की वजह से वेट जो है उसका एक कंपोनेंट, ठीक है, वो तो रिएक्शन फोर्स क्या कर देती है, रिएक्शन फोर्स क्या कर देगी, कैंसिल। बाकी जो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है ये एक्ट कर रहा होता है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसको कर्व के अंदर इस सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवाने में मदद देता है, ठीक है। और क्या एप्लीकेशन है जो हमने अभी कॉन्सेप्ट्स पढ़े उनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, एक और एप्लीकेशन भी यहाँ पर डिस्कस की हुई है, सेंट्रीफ्यूज। अब सेंट्रीफ्यूज एज द नेम सजेस्ट कि सेंट्रीफ्यूज जो है वो क्या कर रहा होगा, कहीं ना कहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज कर रहा होगा। अब सेंट्रीफ्यूज है क्या, सेंट्रीफ्यूज इज ए डिवाइस दैट यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सेपरेट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए फ्लूइड, ठीक है, कि एक फ्लूइड के अंदर, अब लाजमी है एक फ्लूइड क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो हो जाए उसको हम फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड के अंदर अगर मिसाल के तौर पे बहुत सारे कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, मिसाल के तौर पे फ्लूइड के अंदर कुछ जो है वो हैवी पार्टिकल्स हैं और कुछ जो है वो लाइट पार्टिकल्स हैं, तो हम उन लाइट पार्टिकल्स को हैवी पार्टिकल्स से सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूज का यूज करते हैं, ठीक है। एक सेंट्रीफ्यूज की बहुत अच्छी एग्जांपल, पहले तो हम सेंट्रीफ्यूज का ऑपरेशन समझ लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूज को हम किस तरह से यूज करते हैं और कौन कौन सी हम डेली लाइफ के अंदर एप्लीकेशंस में सेंट्रीफ्यूज यूज कर रहे हैं। अब ये सेंट्रीफ्यूज ऐसा करता कैसे है कि किसी भी फ्लूइड में से हैवी पार्टिकल्स को लाइट पार्टिकल से कैसे अलग कर देता है, उसको समझ लेते हैं। नीचे वो भी मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दिस इज अचीव्ड बाय स्पिनिंग द फ्लूइड एट हाई स्पीड, कि ये हम कैसे करते हैं, कि हम क्या करते हैं, किसी भी फ्लूइड को बहुत ज़्यादा स्पीड से स्पिन करते हैं, उसको सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करवाते हैं, ठीक है। उससे होता क्या है, देयर बाय सेपरेटिंग द फ्लूइड्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज और लिक्विड्स फ्रॉम सॉलिड्स, के जितने भी उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं जो हैवी होते हैं या लाइट होते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं। अब ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले आपने ये हमने अभी अभी डिस्कस करके गए कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसी फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, बेसिकली एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज ऑलवेज इक्वल होती हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास टाइम्स वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब एक लिक्विड के अंदर मिसाल के तौर पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कुछ हैवी पार्टिकल्स हैं, कुछ जो है वो लाइटर पार्टिकल्स हैं। अब हैवी पार्टिकल्स का मास जो है वो लाजमी है ज़्यादा होगा, और जो लाइट पार्टिकल्स हैं उनका मास क्या होगा, कम होगा। अगर वो सारे के सारे सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी जो है वो सबकी सेम है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के हम उसको रोटेट कर रहे होते हैं, सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सेम वेलोसिटी से रोटेट कर रहे होते हैं। अगर उन सबकी वेलोसिटी सेम है
तो लाजमी है जो हैवी पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों फोर्सेस ज़्यादा लग रही होंगी, ठीक है, और जो लाइट पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लग रही होगी, ठीक है। तो उस ये फोर्स ज़्यादा या कम लगने की वजह से जो लाइट पार्टिकल्स हैं, क्योंकि उनके ऊपर फोर्स कम लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कम लग रही है, तो वो सेंटर के करीब मूव करना शुरू हो जाते हैं। और जो हैवी पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर फोर्स ज़्यादा लग रही है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मास पे डिपेंड करती है, उनके ऊपर ज़्यादा लगेगी, तो वो जो है वो क्या करते हैं, सेंटर से दूर हो जाते हैं, दूर सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को यूज़ करके हैवी और लाइट पार्टिकल्स को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो है वो दिखाई हुई है, जिसके अंदर हम ये लिक्विड की टेस्ट ट्यूब्स जो हैं वो यहाँ, एक सेकेंड लेट मी, ओके, यहाँ जो है वो हम उस टेस्ट ट्यूब्स को डालते हैं और ये इसके अंदर जो है पूरी मशीन नहीं रोटेट करती, इसके अंदर वाला जो पार्ट है वो पूरा रोटेट करता है बहुत ज़्यादा स्पीड से। इस नॉब से जो है वो हम स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी पे ये मूव कर सकता है, 4000 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। रेवोल्यूशंस पर मिनट का मतलब क्या है कि ये 4000 रेवोल्यूशंस 1 मिनट के अंदर काटेगा, ठीक है। 4000 रेवोल्यूशंस पूरी करेगा, 4000 चक्कर पूरे करेगा 1 मिनट के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी स्पीड से मूव कर सकता है, ठीक है। तो जब ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा तो डिफरेंट फोर्सेस लगेंगी हैवी और लाइटर पार्टिकल्स पर। उस डिफरेंट फोर्सेस के डिफरेंट होने की वजह से जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो सेंटर के करीब रह जाएंगे और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो सेंटर से दूर चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम हैवी और लाइट पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं। आपके घर में जो ड्रायर मशीन्स हैं वो भी बेसिकली एक किस्म की सेंट्रीफ्यूज ही हैं। वो भी क्या कर रही होती हैं, ड्रायर मशीन भी क्या कर रही होती है बेसिकली कि आपके जो कपड़े जो आप उसके अंदर डालते हैं, ठीक है, उसके साइड में सुराख होते हैं, ठीक है, उसकी वाल्स के अंदर सुराख होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। जब आप कपड़े उनके अंदर डालते हैं तो वो उनको बहुत ज़्यादा स्पीड से रोटेट ही कर रही होती है। बेसिकली बहुत ज़्यादा स्पीड से रोटेट करने से होता क्या है कि उसके अंदर जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं, क्योंकि उनका जो अब वाटर ड्रॉप्स को उस कर्व पाथ के अंदर रोटेट करने के लिए कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ठीक है। अब फ्लूइड फ्रिक्शन हमने डिस्कस नहीं की है, ठीक है, तो फ्लूइड और सॉलिड के दरमियान में भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होती है। तो कुछ देर तक तो वो फ्रिक्शन रहेगी, कुछ देर तक तो वो फ्रिक्शन फोर्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होगी, लेकिन जब वो ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है तो उसको सर्कुलर पाथ में जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो आपके कपड़ों पे लगे हुए हैं, उसको ज़्यादा स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। तो होगा क्या कि वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव कर जाएंगे। जब स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव कर जाएंगे तो उससे क्या होगा कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा नहीं लग सकती तो वाटर ड्रॉपलेट्स का रेडियस बढ़ता जाएगा, अल्टीमेटली स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव करना शुरू हो जाएंगे। जब स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव करेंगे तो वो वाल्स से जाके टकराएंगे, ठीक है, और वाल्स से टकराएंगे तो वाल्स में जो है वो सुराख बनाए हुए हैं हमने छोटे छोटे, जहाँ से वो पानी बाहर आ जाता है, ठीक है। तो वाटर ड्रायर आपके घर में जो है वो बेसिकली एक सेंट्रीफ्यूज का एग्जाम्पल है। आप दूध में से क्रीम और मक्खन को अलग करने के लिए, ठीक है, यूज़ कर रहे होते हैं सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, क्योंकि क्रीम जो है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो लाइट हैं और जो बटर है, ठीक है, उसका जो पार्टिकल्स हैं वो हैवी हैं, ठीक है। तो हैवी और लाइट पार्टिकल्स को किसी भी फ्लूइड में से अलहदा करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूज को यूज़ कर सकते हैं, या आप घर में जब मक्खन निकालते हैं उस वक़्त भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद इतनी डिस्कशन होने के बाद हम सबसे पहले टाइम हो गया है, तो दिस इज़ इट फॉर टुडे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है वो ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशन क्या है, जो कि इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर इस चैप्टर के हमने डिस्कस कर लिया, सर्कुलर मोशन हमने पूरी तरह से डिस्कस कर ली है, ठीक है। ग्रेविटेशन वाला जो पार्ट है इस चैप्टर का वो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।